Good evening, ladies and gentlemen, and joining me live on News Hour Direct is BJP President Amit Shah, who has started his battle call in Kerala just this morning. गुड इवनिंग टू यू मिस्टर अमित शाह, नमस्कार। आपका टाइम्स नाउ पर और न्यूज आवर पर आपका स्वागत है। अमित शाह जी, आपसे सवाल पूछूंगी। सीताराम येचुरी जो अध्यक्ष हैं सीपीआईएम के, उन्होंने कहा है कि जो कन्नूर और केरला में वायलेंस है उसको खत्म करने का ओनस बीजेपी पर है। ये उन्होंने अगस्त में कहा था अपने एक भाषण में कि आरएसएस जो है वो वायलेंस फैला रही है, बीजेपी के काडर वायलेंस फैला रहे हैं। आपका क्या जवाब है इस पर? नाविका जी, ये वायलेंस कोई आज का नहीं है, दशकों से चल रहा है। वायलेंस के आंकड़े आप समय की तालिका पर रखकर देखेगी तो आपको मालूम पड़ेगा, जब जब भी कम्युनिस्ट सरकार आती है वायलेंस बढ़ती है, और जब कांग्रेस की सरकार होती है या अन्य कोई सरकार होती है तो वायलेंस नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि कम्युनिस्ट सरकारें वायलेंस को पेट्रोनेज दे रही हैं। और मेरा इतना ही कहना है कि अभी सरकार अभी बनी है, हमारे 13 कार्यकर्ताओं की, आरएसएस और बीजेपी के 13 कार्यकर्ताओं की हत्या स्वयं मुख्यमंत्री के जिले में हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? येचुरी क्या कहना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जब शासन में कम्युनिस्ट है तब बीजेपी की है या कम्युनिस्ट पार्टी की है? किस प्रकार का सवाल वो कर रहे हैं हमसे? मेरा उनको सवाल है, अगर आपकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर ठीक तरह से संभाल नहीं सकती तो उनको क्विट कर जाना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, पर मैं पूछूंगी आपसे अमित शाह जी, आपने अपनी जो पद यात्रा है कन्नूर जो एपिसेंटर है पॉलिटिकल वायलेंस का, आपने वहां से शुरू की है। क्या एक अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि आप क्योंकि केरला में एक फुटहोल्ड चाहते हैं, बीजेपी की इतनी कोई वहां प्रेजेंस नहीं है, तो आप कन्नूर को एक गढ़ बना रहे हैं पॉलिटिकल डिफरेंसेस का बिटवीन कम्युनिस्ट पार्टी एंड द बीजेपी? देखिए नाविका जी, आपने आज मेरा भाषण सुना होगा सभा में, तो उसमें मैंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं करी है। सिर्फ पॉलिटिकल और विचारधारा से प्रेरित वाम हिंसा के बारे में ही बात की है और कोई पॉलिटिकल बात नहीं करी। और कन्नूर को इसलिए सिलेक्ट किया गया है कि सबसे ज्यादा जनता में हिम्मत बंधाने की जरूरत कन्नूर में है। मुख्यमंत्री यहीं से आते हैं, यहाँ टेरर फैला कर रखा है, एक के बाद एक हत्याएं होती हैं, और कन्नूर को लोगों को हौसला देने की जरूरत है। इसलिए हमने कन्नूर से त्रिवेंद्रम तक की यात्रा रखी है। और ये यात्रा सिर्फ कन्नूर में और केरल में नहीं होने वाली है, तो 13 के 13 दिन दिल्ली में भी चलेगी, केरल में 16 दिन चलेगी, और देश भर के हर राज्य की कैपिटल में ये यात्रा निकलने वाली है। हम तो जन जागरण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनता इसको देखे कि किस प्रकार से जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत है वहां राजनीतिक हिंसा बढ़ी है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो केरल हो। मानो राजनीतिक हिंसा और कम्युनिस्ट पार्टी का चोली दामन का साथ हो गया है। अमित शाह जी, कल अपने फेसबुक पोस्ट में कम्युनिस्ट पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं केरल के पिनरी विजयन, उन्होंने लिखा था कि जो आरएसएस है और उनका इशारा बीजेपी की तरफ भी है, वो एक कम्युनलिस्ट पार्टी है, वो एक सेडिशनिस्ट पार्टी है और वो एक पार्टी है जो एंटी नेशनल है। आप उनको क्या जवाब देंगे, पिनरी विजयन को? मुझे नहीं लगता इनको जवाब देने की जरूरत है। जनता कम्युनिस्टों को भी जानती है और संघ बीजेपी को भी जानती है। मुझे नहीं लगता इस तरह की चीजों का हमने जवाब देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी को अगर कोई एंटी नेशनल कहता है तो मुझे लगता है कि उनके सोचने के तरीके पर जनता ही निर्णय करे। जनता निर्णय करेगी, वो तो सही है, लेकिन अगर सेडिशनिस्ट और एंटी नेशनल, और ये भी कहा है येचुरी जी ने कि आपसे बीजेपी से उन्हें नेशनलिज्म सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आरएसएस की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं जो नथुराम गोडसे को की वाहवाही करते हैं उनसे हमें नेशनलिज्म सीखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें छोड़कर येचुरी जी ने जो हत्याएं होती है हमारे कार्यकर्ताओं की, इसका जवाब देना चाहिए। बातों को इधर उधर घुमा कर क्या फायदा होगा?
उनकी पार्टी की सरकार है या नहीं है, उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री है या नहीं है, उनकी पार्टी की लॉ एंड ऑर्डर की, उनकी पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है। और एक के बाद एक पॉलिटिकल हत्याएं, राजनीतिक हत्याएं हो रही है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? स्वयं मुख्यमंत्री के जिले में हो रही है। आप अमित शाह जी, यहां बहुत एनआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो लव जिहाद है, जो कन्वर्जन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है सत्य सारिणी जैसी या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी, इन सब पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नाविका जी, ये चुप्पी बना रखी। ये इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ केरल की राजनीतिक हत्याएं तक सीमित है। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन जो स्टेट, जो मुख्यमंत्री अपने रेजिम में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे कार्रवाई नहीं करते, वो आपकी राजनीतिक हत्याओं पर क्या कार्रवाई करेंगे? जबकि पीएफआई को एनआईए ने कहा है उनके टेरर के साथ संबंध है। नहीं, हम देश भर में ये बात बताने जा रहे हैं। और मेरा दूसरा सवाल जो ह्यूमन राइट के चैंपियन है उनके तरफ भी है कि ये जो खून बह रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ये हिंसा नहीं है क्या? आप सिलेक्टिव असहिष्णुता का विरोध करेंगे, सिलेक्टिवली हिंसा का विरोध करेंगे? लाल हिंसा को आप हिंसा नहीं मानते हैं क्या? क्यों सारे के सारे चुप हैं? जब भी कोई कहीं भी हिंसा होती है, इसका अगर कोई विरोध करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होती। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता। मगर जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती है तो सारे क्यों चुप बैठे हैं? क्यों कोई बोल नहीं रहा है? क्योंकि हिंसा करने वाले लेफ्टिस्ट है, इसलिए? किस प्रकार का आपके सिद्धांत है? तो किस प्रकार की आपकी हिंसा और असहिष्णुता के प्रति सोच है? आपसे सवाल ये पूछूंगी, जब पिनरी विजयन कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी रिलीजियस टेररिज्म फैला रही हैं, तो आप उनको क्या जवाब देंगे? मगर कहां, क्या आधार क्या है इनके साथ, इनके पास? विक्टिम तो हम है भाई, विक्टिम तो हम है। हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को कौन मार रहा है उसका तो जवाब दे। वो कहते हैं बीजेपी और आरएसएस पे भी आरोप है कि वो भी सीपीएम के वर्कर को मारते हैं और वायलेंस उनकी तरफ से भी होती है। नाविका जी, वो सरकार में बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं। आपको लगता है अगर हमने करी होती तो बख्श देते हमें? उनके आंतरिक झगड़ों का दोष हम पर न डाले वो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं उनके यहां की हत्याएं आंतरिक झगड़ों पर होती हैं? मेरा इतना ही कहना है कि सत्ता में वो है, वो मुख्यमंत्री है। अगर भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं ने करा होता हिंसा यहां पर केरल में तो वो बख्श देते? आप ही जरा कॉमन सेंस से मुझे जवाब दीजिए। तो आपको क्या लगता है वो बख्श देते हमें? अमित शाह जी, आपने जो कहा कि ये जो ह्यूमन राइट्स के आपका इशारा किस तरफ है? जिन्होंने गौरी लंकेश जैसे पत्रकारों के हत्या पर उठाया है सवाल और कहा है कि सेंटर को या आपकी पार्टी को जवाब देना चाहिए, क्या आप उनसे ना देखिए आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए। मैं इतना ही कहता हूं कि हिंसा का विरोध करने वाले जब बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या होती है क्यों चुप है? और दोनों जगह हमारी सरकारें नहीं हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? कलमुर्गी जी की हत्या हुई थी, कौन पकड़ा गया? क्यों नहीं पकड़ा गया? किसको इंटरेस्ट नहीं है पकड़ने में? कौन बचा रहा है? हमारा शासन नहीं है वहां पर। रिकॉर्ड आप क्लियर रखिए। उसके रोकने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार की है और दोषियों को पकड़ने की भी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की सरकार की। मगर मेरा इतना कहना है कि जो लोग हिंसा का विरोध करते हैं कई मौकों पर, मैं जो विरोध करते हैं उसका स्वागत करता हूं, करना चाहिए हिंसा का विरोध। हिंसा का समर्थन किसी ने भी नहीं करना चाहिए। परंतु जब भाजपा के कार्यकर्ता मारे जाते हैं और हिंसा करने वाले कम्युनिस्ट होते हैं, तब क्यों साफ सूंघ जाता है? तब क्यों कोई नहीं बोलता है?
इनके लिए भी तो कभी मोमबत्ती लेकर निकलिए आप। ओके ओके, आपसे एक और सवाल ये पूछूंगी कि जो आपको ये जो रिलीजियस टेररिज्म का सेहरा आपके सर पे बांधते हैं कम्युनिस्ट, इसका क्या आप जवाब देंगे? देखिए नाविका जी, कम्युनिस्टों के कैसे से कहने से कुछ नहीं होता। दुनिया भर में कम्युनिस्ट सोच समाप्त हो रही है। हिंदुस्तान में भी वो सिकुड़ कर रह गए, जनता इनकी सुनती नहीं है। अब बोलने से क्या फायदा है जिस चीज का आधार नहीं है। वो सिकुड़ते जा रहे हैं, हम फैलते जा रहे हैं। जन स्वीकृति मेरी विचारधारा को मिल रही है, कम्युनिस्ट सोच को नहीं मिल रही है। यही बताता है कि जनता किसके साथ है, सच्चाई किसके साथ है। I thank Mr. Amit Shah for joining me here on the News Hour tonight as he speaks on the war between the left parties and the RSS in Kerala.